हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम अपना आगे का पार्ट कवर करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका पार्ट 1 डाल दिया है इस चैप्टर का, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं। सो अब फाइनल गुड जो होते हैं, क्या आपको लगता है कि नेशनल इनकम में उनको इंक्लूड करना चाहिए या इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? सो मेरे हिसाब से तो फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? बच्चा, फाइनल गुड्स को हम इसीलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं क्योंकि उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड की जो भी वैल्यू है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और वो जो गुड्स हैं उसमें कोई भी फर्दर प्रोडक्शन नहीं होने वाली है। हम उसी गुड को अपना नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दे तो क्या होगा? तो हम एक गुड को डबल काउंट कर रहे हैं। हमारी आ जाती है प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की। आपने फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी है, और फिर अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को भी नेशनल इनकम में डाल देते हो तो आपकी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शर्ट का एग्जांपल दिया था। अगर मैं अपनी नेशनल इनकम में खाली शर्ट की जो प्राइस है वो मैं इंक्लूड करती हूँ तो वो बिल्कुल सही है। नेशनल इनकम में हमने सिर्फ फाइनल गुड को इंक्लूड किया। बट इफ़ आई इंक्लूड द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कॉटन तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि शर्ट के अंडर वो पहले से इंक्लूडेड है। इसीलिए हम खाली फाइनल गुड को ही इंक्लूड करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। सो while calculating national income we only include final goods। यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एक जो गुड है कहीं लोगों के लिए वो इंटरमीडिएट गुड हो सकता है, ऑन द अदर हैंड वही गुड किसी के लिए एक फाइनल गुड भी हो सकता है। जैसे कोई भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल मशीन का, जो तो वो अगर एक डीलर परचेज करता है उसके लिए वो एक इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि वो रीसेल के पर्पस के लिए उसको खरीद रहे। बट सेम अगर कोई उसको हाउस होल्ड खरीदता है तो वो एक फाइनल गुड होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक गुड फाइनल है तो फाइनल ही होगा। अगर किसी के लिए फाइनल है, किसी के लिए वो इंटरमीडिएट हो सकता है। अगर किसी के लिए इंटरमीडिएट है तो किसी के लिए फाइनल हो सकता है। नाउ अ नेक्स्ट टॉपिक इज कंजम्पशन गुड्स। बच्चा, कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? कंजम्पशन का मतलब जानते हैं आप, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स भी इनको बोलते हैं हम। ठीक है, तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमें सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इतने सारे गुड्स हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, उनको कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, जिंदा रहने के लिए हम वो सब यूज़ कर रहे हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे यहाँ पर वेरियस एग्जाम्पल्स, जैसे कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम खाते हो गर्मी में कितना मज़ा आता है ना, कितनी सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, तो वो भी कंज्यूमर गुड्स है। मिल्क कंज्यूम करते हो, आपको एनर्जी मिलती है उससे, वो भी कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स है। शुगर, हर एक चीज़ में ऑलमोस्ट आप शुगर का यूज़ करते हो, तो वो भी आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो एक कंज्यूमर गुड होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। आपने बोल दिया कि कंजम्पशन गुड्स होता है, बट उसके कुछ टाइप्स भी होंगे, क्योंकि हम देखते हैं घर में हम मिल्क भी कंज्यूम करते हैं, उधर ऑन द अदर हैंड हम बड़े बड़े इक्विपमेंट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे आपके एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। सो दे आर वेरियस गुड्स, वो भी गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो उनको क्लासीफाई हम कर देते हैं 4 टाइप से: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड लास्टली नॉन मटीरियल गुड्स और सर्विसेज। बच्चा, ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं?
ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज आपने एसी खरीदा, क्या आपको अगले दिन फिर से एसी खरीदना पड़ेगा या 1 महीने बाद फिर से एसी खरीदना पड़ेगा? नहीं, वो तो सालों साल चलते हैं, तभी उनका प्राइस भी क्या होता है, हाई होता है। अगर आप एक एसी और ब्रेड का प्राइस कंपेयर करेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि वो गुड्स लंबे टाइम के लिए यूज़ हो रहा है जो एसी है, बट ब्रेड क्या है, अगले दिन आपको फिर लेके आना पड़ेगा, वो वन टाइम कंजम्पशन हो गया। इसीलिए जो एसी है उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for several years and are of relatively high value, कि जो लंबे समय तक आप यूज करते हो और इनकी वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। नाउ दिस गुड्स आर रेपिटेडली यूज बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड एज यूजलेस, जब तक आप उसको अच्छे से सब कुछ उससे निचोड़ ना लें सब कुछ, तब तक उसको आप फेंकेंगे नहीं। क्यों भाई, हम क्यों नहीं फेंकेंगे? क्योंकि भैया बहुत पैसा लगा है आपका उसमें, ठीक है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे आपको, जैसे कि टीवी खरीदा, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, ये सब कितना ज़्यादा प्राइस होता है इनका, और आप एक यूज़ में फेंक देते हो क्या इनको? नहीं फेंकते। या 1 महीने में फेंक देते हो? बिल्कुल नहीं। 2 महीने नहीं, आप इनको सालों साल चलाते हो, जो 1 साल से ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। 1 ईयर और स्लाइटली मोर वो तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होंगे जो बहुत सालों तक चलते हैं, सेवरल ईयर्स, लाइक 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, वो आपके ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। कंफ्यूज मत होइए सेमी ड्यूरेबल गुड्स से। अभी हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स पढ़ते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो 1 साल या थोड़ा ज़्यादा चलते हैं, फिर उसको हम फेंक देते हैं। इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि आपने कपड़े खरीदे, कपड़े आपके 1 साल चलेंगे, ये तो है नहीं 10-10 साल चलेंगे, नहीं। कोई भी क्रॉकरी खरीदी, खराब हो जाती है, तो वो 1 साल या थोड़ा ज़्यादा चल सकता है। इलेक्ट्रिक गुड्स हो गए, उनको आपको परचेज़ करना ही पड़ता है। कितना चल जाएगा? 1-1.5 साल चल जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं, 2 साल चल जाएगा मैक्सिमम। ये तो नहीं है 10 साल चलेंगे, नहीं। अगर वो ज़्यादा चलता है तो वो ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। अगर 1 साल या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा चलता है तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? सेमी ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में। और इनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट गुड्स हमारे हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिनको बोलते हैं सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स। सिंगल यूज़ जो मतलब कि सिर्फ एक बार आपने यूज़ किया और वो ख़त्म। यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। आप ब्रेड लाए, खा लिया। अब सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन का ये मतलब नहीं है कि आपने ब्रेड खोला और एक ही बार में आप सब खा गए, नहीं। आपने ब्रेड लाया, वो आप एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन मतलब एक दिन में या ख़त्म कर रहे हो उसको, नेक्स्ट डे आपको फिर से वो लाना पड़ रहा है, मतलब वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं यूज़ कर सकते आप उसको। 1 महीने के लिए एक ब्रेड के पैकेट को यूज़ कर सकते हो? नहीं। 1 दिन 2 दिन चल जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। सिंगल एक्ट का ये मतलब नहीं एकदम से खड़प, नो। तो वो थोड़े 1 या 2 दिन तक चल जाते हैं, ठीक है। इंक है, डोमेस्टिक एलपीजी है, मिल्क है। मिल्क आज आप आज लाए हो, कल भी लाना पड़ेगा। ये तो है नहीं आपने आज मिल्क ले लिया, वो 1 महीना चल रहा है, साल चल रहा है, 10 साल चल रहा है, नहीं होता ना ऐसा। सिलेंडर लाते हो, कितना चलता है वो? 1 महीना, 1.5 महीना आपके घर के हिसाब से, फिर आपको लाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि वो 1 साल चलेगा। लास्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या होते हैं? जो हमारी वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। आई एम टीचिंग यू, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस, तो वो आपको डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। जैसे कि टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, जितने भी प्रोफेशंस हैं ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। हुए तो ये कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में, हम उनको भी कंज्यूम कर रहे हैं, हम सर्विसेज को ले रहे हैं, बट ये हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं।
ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, there are various examples of non-material goods or services. I hope it is clear to you. Now let's jump on our next topic, which is investment. अच्छा, आप घर पे भी सेविंग्स करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। आपके पेरेंट्स ने भी बहुत सारी जगह, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे फंड्स में वो इन्वेस्ट करते हैं आपके फ्यूचर के लिए। सो बट ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है? मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। इसको बहुत दिल से मत लेना। देखिए, मैंने आज एक पेन खरीदा, महीने की फर्स्ट डेट है, ठीक है, एक पेन खरीदा। जब आपका 1 साल पूरा हो जाता है, मुझसे किसी ने पूछा आपके पास कितने पेन हैं? मैंने बोला मेरे पास तो 5 पेन हैं। सो यहाँ पर जो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई, स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ 1 पेन था, बट एंड में मेरे पास 5 पेन थे। सो जो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई वो हुई 4 पेन्स की। इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। सो इन्वेस्टमेंट होता है जो आपकी कैपिटल का स्टॉक है उसमें इंक्रीज होना। फॉर एग्जाम्पल, पेन मेरी कैपिटल है और उसका इंक्रीज होना, पहले वो 1 था और आज वो लास्ट में वो 5 हो गया, तो 4 जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीज होना। आई होप आप सबको फाइनेंशियल ईयर पता है। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को। आपके पास 1 अप्रैल को जितनी कैपिटल है और 31 मार्च को जितनी कैपिटल है, उसका कंपेयर करके आप देखेंगे आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। ओके, और चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल को आप कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? There are 2 types of investment. First one is fixed investment and second one is inventory investment. अच्छा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जब आपके फिक्स्ड एसेट्स में कोई भी इंक्रीज हो जाए। एक अकाउंटिंग ईयर इज सेम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कि आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसमें कितना इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल, 1 अप्रैल को मेरे पास 10 मशीन थी और 31 मार्च को मेरे पास 50 मशीन्स थी, तो जो मेरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी वो 40 मशीन्स की होगी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हो। नाउ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सिंपल सी चीज है, जब आपकी इन्वेंट्री का जो स्टॉक है, ठीक है, उसमें इंक्रीज हो जाए, जो आपका स्टॉक है उसमें इंक्रीज हो जाए, ठीक है, जो आपका स्टॉक है उसमें इंक्रीज हो जाए, वो होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आज आपने कॉटन खरीदी, एंड में कितनी कॉटन है, कंपेयर करोगे दोनों को, सो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगी। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जितना चेंज होता है इन्वेंट्री के अंदर एक साल में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसको आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हो प्रोड्यूसर्स की। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ओके, एक होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, देखो इन्वेस्टमेंट बेसिकली आप ले सकते हो जो भी हम खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, या तो वो खर्चा हो एक मशीन, कोई भी एसेट है उसको खरीदने में, या कोई भी एसेट की रिप्लेसमेंट करने में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक न्यू मशीन खरीदी, तो वो भी ग्रोस इन्वेस्टमेंट होगा। एक मशीन मेरी पुरानी होगी, उसको मैंने बेचकर न्यू मशीन खरीदी, वो भी मेरी ग्रोस इन्वेस्टमेंट होगी। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, या तो वो एक न्यू एसेट को खरीदने में, या फिर दूसरा उसकी रिप्लेसमेंट करना, एग्जिस्टिंग एसेट की रिप्लेसमेंट करना 1 साल के अंदर। दोनों चीज़ें ग्रोस इन्वेस्टमेंट में आती है। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट में आप सिर्फ और सिर्फ न्यू एसेट को इंक्लूड करते हो, ना कि रिप्लेसमेंट वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप किसी न्यू एसेट को पुराने एसेट को रिप्लेस कर रहे हो विद द न्यू एसेट,
तो वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट के अंडर नहीं आएगी। नेट इन्वेस्टमेंट में आप सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपेंडिचर करते हो जो सिर्फ न्यू एसेट्स को खरीदने में होती है। इसीलिए आपने देखा होगा डेप्रिसिएशन ग्रोस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होता है, ना कि नेट इन्वेस्टमेंट में। आगे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब डेप्रिसिएशन आ गया। देखो, डेप्रिसिएशन तो आपने 11th क्लास में भी बहुत सुना होगा। क्या होता है डेप्रिसिएशन? आज आप एक फॉर एग्जांपल मशीन खरीद के आए, ठीक है, आप 10 दिन बाद उसको बेचना चाह रहे हैं, क्या उसकी सेम मार्केट वैल्यू होगी? 10 दिन तक तो वी कैन सपोज लाइक थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा। आप 1 साल 2 साल के बाद उसको बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या उसकी वैल्यू सेम होगी? ऑब्वियसली नोट, क्योंकि आपने उसको यूज़ किया फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, उसमें वियर एंड टीयर हो गया होगा। तो क्या बोलते हैं इस वियर एंड टीयर को? 2 साल बाद क्यों उसकी वैल्यू सेम नहीं रही? क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लगा, उसकी जो एसेट की वैल्यू है वो लॉस हो गई वियर एंड टीयर से। आपने एक कार खरीदी, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया उसको, क्या वैल्यू उसकी सेम होगी? बिल्कुल भी नहीं। उस पर डेप्रिसिएशन लग गया किसका? एक्सीडेंटल डैमेजेस का, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस वाला पॉइंट आगे मैं आपको क्लियर करती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा, इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जो डेप्रिसिएशन होता है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो अभी सुन लीजिए आप कि डेप्रिसिएशन को आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। देयर आर वेरियस नेम्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपको याद करने हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अभी मैंने जब बोर्ड एग्जाम्स भी दिए हैं उसमें भी आपका डेप्रिसिएशन सीधा नहीं आया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही दिया हुआ था वहाँ पर भी। ओके, और जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से मैनेज होता है। आज मैंने स्टार्ट किया फंड बनाना कि मैं आगे चलकर डेप्रिसिएशन हो जाए तो इससे इसको मैनेज कर लूँगी, ठीक है। जैसे आप घर में सेविंग्स करते हो कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई नुकसान ना हो जाए तो मैं इससे कवर कर लूँगी, ठीक है। उसी तरह से डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए, मैनेज करने के लिए आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सबसे पहले ऑब्सोलेंस का क्या मतलब होता है? आपने ऑब्सोलीट मतलब सुना होगा, उसी से बना है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलीट होता है ओल्ड हो जाना, पुराना हो जाना कोई चीज़, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन के ही पार्ट है एक तरह से। एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? जब भी कोई फिक्स्ड एसेट ऑब्सोलीट हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। आज आप देखोगे बहुत रेयरली किसी 1 या 2 घर में आपको मिलेगा वो ब्लैक एंड वाइट टीवी जो पहले हम यूज करते थे। ऑलमोस्ट घरों में आज एलईडी आप देखेंगे लगी हुई है। तो उसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलोगे आप कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में लॉस हो गया ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज हुई। आज आप रेयरली किसी के घर में, इतना भी नहीं बट बहुत कम लोगों के घर में आप कंप्यूटर देखते हैं। ज़्यादातर लोग लैपटॉप को प्रेफर करते हैं। टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जो लॉस हुआ फिक्स्ड एसेट को, जो लॉस हुआ आपके ब्लैक एंड वाइट टीवीज को, वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। दूसरा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस यही नहीं खत्म होता, एक और पार्ट है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होने के लिए, दैट इज जब ये ऑब्सोलीट हो जाते हैं ड्यू टू चेंज इन डिमांड, ठीक है। क्या हो जाते हैं? ऑब्सोलीट, चेंज इन डिमांड। आपको लेटेस्ट एग्जांपल मैं दे दूं, आजकल कोई भी स्किनी जीन्स को प्रेफर नहीं कर रहा, ठीक है। स्किनी जीन्स को कोई प्रेफर नहीं कर रहा। आजकल सारे ट्रेंडी होना चाह रहे हैं। आप देखेंगे बहुत कम लोग स्किनी जीन्स को प्रेफर करते हैं। हम नहीं पहनेंगे क्योंकि इट्स आउट ऑफ ट्रेंड। तो वो उसको उसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ही बोलते हो आप।
एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होने के लिए दो चीज़ों को आपको देखना है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड सेकंड वन इज चेंज इन डिमांड। जब टेक्नोलॉजी के चलते कोई भी लॉस हो जाए फिक्स्ड एसेट में, या फिर डिमांड के चलते डिमांड चेंज हो जाए, उसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हो आप। ऑन द अदर हैंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? जब भी कोई लॉस हो जाए आपकी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, कोई बाढ़ आ गई, कोई अर्थक्वेक, कुछ भी आ गया, ठीक है, सुनामी आ गई, कुछ भी आपके ये जो डिजास्टर्स हैं वो आ गए, उसकी वजह से जो लॉस होता है, आप देखेंगे कभी ऐसा कुछ ऐसा डिजास्टर्स वगैरह होते हैं ना, अभी आपने ये रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाते हैं गुड्स के, जब भी ऐसा कोई क्राइसिस होता है, ठीक है, चीजें महंगी होने लग जाती हैं, नुकसान होता है हमें, जो फिक्स एसेट होते हैं उनकी वैल्यू में लॉस होने लग जाता है नेचुरल कैलामिटीज की वजह से। अगर आपने एक कार खरीदी हो वॉर से पहले, ठीक है, कार खरीदी हो एक वॉर से पहले 5 लाख की खरीदी, अब लड़ाई हो गई, कोई डिजास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया, तो अगर आप उसको बेचना चाहोगे उसके बाद, तो वो 5 लाख की कतई ही नहीं बिकेगी, क्योंकि गुड्स जो सब कुछ अब महंगाई हो गई है मार्केट में, अब ये हम नहीं लेंगे आपकी 5 लाख की, तो वो क्या होगी, कम बिकेगी। मैं नहीं बता सकती कितने की है, वो डेप्रीसिएशन निकाल कर आपको पता चलेगा कितने की बिकेगी वो, क्योंकि उस पर डेप्रीसिएशन लग गया, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस लग गया। अब देखिए जो लॉस होता है फिक्स्ड एसेट्स का अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को की वजह से, उसको आप कैपिटल लॉस बोलते हैं, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है उसको मैनेज करने के लिए तो हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं, आपको मैंने बताया। जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है उसको हम कवर करने के लिए इंश्योरेंस बनाते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है स्टॉक और फ्लो। इसमें बच्चों को पता नहीं बहुत कंफ्यूजन होती है, इसी वजह से मैंने सारे एग्जांपल्स लिख दिए आपके सामने, जिसमें भी आपको कंफ्यूजन होती है। बच्चा देखिए स्टॉक क्या होता है। बच्चा स्टॉक होता है वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि इस समय पर मेरे पास क्या है। बहुत सिंपल एग्जांपल आपकी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने एक बकेट ली, बकेट के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो तो होगा स्टॉक, बट जो पानी उसमें आप डाल रहे हो, निकाल रहे हो, दैट इज फ्लो, जो आ रहा है जा रहा है, तो वो होगा फ्लो। जब हमने पानी को देखा वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसे स्टिल है, तो वो क्या होगा, स्टॉक। और फ्लो क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हम पानी डाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, फ्लो। जो स्टॉक होता है ना, इट्स नॉट टाइम डायमेंशन। आप स्टॉक को ऐसा नहीं मेजर करते हो पर मिनट, पर मंथ, पर ईयर, बट जो फ्लो होता है ना वो टाइम डायमेंशनल होता है, जैसे कि इट इज़ मेजर्ड पर मंथ, पर ईयर, पर मिनट, पर सेकेंड, तो उसको आप मेजर करते हो, तो वो क्या होता है, टाइम डायमेंशन। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं स्टॉक और फ्लो के। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टॉक का, वेल्थ। आपसे कोई पूछ रहा है आपके पास कितनी वेल्थ है, तो आप ये कहोगे कि ये वो इतनी आ रही है, इतनी जा रही है। आप एक पर्टिकुलर टाइम पर बताओगे ना, आज मेरे पास इतनी वेल्थ है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको मेजर कर रहे हो ना। कैपिटल होती है, आपको बताया 1 अप्रैल को आप देखते हो कितनी कैपिटल है। ये तो आपको पता ही होगा ना, कैपिटल 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो, तो 1 अप्रैल को देखोगे कितनी कैपिटल है, या 31 मार्च को देखोगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आप उसको मेजर कर रहे हो। क्वांटिटी ऑफ मनी, कितना पैसा है, यहाँ पर डेट बता दी कि इस पर्टिकुलर डेट पे कितनी लेबर फोर्स है,
तो पर्टिकुलर टाइम पर आप उसको बता रहे हो ना, तो वो स्टॉक होगा। कितनी बैंक डिपॉजिट्स हैं, ओके। जब भी ऐसा कोई टाइम आपको दे दिया जाए, जैसे कि आज पर्टिकुलर डेट कोई टाइम दे दिया, January 1 कि कोई भी March 13, ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट दे दी, तो वो स्टॉक ही आता है, क्योंकि आप उसको आज मेजर कर, आपको डेट बता दी गई है, ठीक है। पॉपुलेशन बता दी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अब बताओ, वो स्टॉक है। इन्वेंट्री भी स्टॉक है। ऑन द अदर हैंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्लो है। इन्वेस्टमेंट भी फ्लो है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आज इतनी करी, कल इतनी कर रहे हैं, परसों इतनी कर रहे हैं, तो वो पर मंथ पर ईयर ऐसा मेजर होता है। इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, इंटरेस्ट, प्रोडक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल आपका स्टॉक होता है। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, फ्लो होता है। ये आपको डिफरेंस याद रखने हैं, इसमें कंफ्यूज होते हो आप, ठीक है। इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक। ऑन द अदर हैंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फ्लो। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कौन से होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, एक प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। इज दैट क्लियर। अब इंटरसेक्टरल फ्लोज क्या होते हैं, इंटरसेक्टरल फ्लोज के अंदर रियल फ्लोज और मनी फ्लोज आते हैं। रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो जिसको बोलते हैं, वो होते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर, इसमें हम सिर्फ 2 सेक्टर को ले रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ 2 सेक्टर ही पढ़ रहे हैं इंटरसेक्टरल फ्लोज में। हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गुड्स को बनाते हैं हाउस होल्ड्स के लिए, हम उसको कंज्यूम कर सके, ताकि, तो वो गुड्स को क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स को दे रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर को, तो वो रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो के अंडर आ जाएगा। अब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर्स को उन गुड्स के लिए पे कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। मनी फ्लो को आप नॉमिनल फ्लो भी बोलते, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब दे रहा है हाउस होल्ड सेक्टर। तो वो क्या है, रियल फ्लो, जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। मनी फ्लो क्या है, जो उन फैक्टर सर्विसेज के लिए आप पे कर रहे हो, फैक्टर पेमेंट, वो होता है मनी फ्लो, ठीक है। जो प्रॉफिट दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, कुछ भी आप दे रहे हो ना, फैक्टर्स ऑफ ये फैक्टर पेमेंट्स, वो आपका मनी फ्लो के अंडर आ जाएगा। प्रोड्यूसर सेक्टर जो हाउस होल्ड को पे कर रहे हैं। और जो मनी फ्लो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मनी फ्लो इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो। बिकॉज मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो रिस्पॉन्स में होता है रियल फ्लो के, इसी वजह से मनी फ्लो को रेसिप्रोकल बोला जाता है रियल फ्लो का। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 चीज़ों को इंक्लूड करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया, हमें इनकम जनरेट हुई, हमने एक्सपेंडिचर किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई गुड को प्रोड्यूस किया, क्यों मैं ये प्रोडक्शन कर रही हूँ, मुझे पैसा चाहिए भाई, मुझे इनकम जनरेट हुई और उससे मैं अपने खर्चे कर रही हूँ, तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। फिर एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर कर रही हूँ तो डिमांड जनरेट हो रही है, डिमांड जनरेट हो रही है तो फिर मैं प्रोड्यूस करूँगी, फिर प्रोड्यूस करूँगी, फिर इनकम जनरेट होगी। तो ये सर्कल नेवर एंडिंग है, ये चलता रहेगा। और ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, ये ट्रिपल आइडेंटिटी उसको बोलते हैं, जो प्रोडक्शन, इनकम जनरेटेड और एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। लास्ट है, इसमें अजम्पशंस क्या लेकर चलनी है, सिर्फ 2 सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। और जो हाउस होल्ड हैं वो अपनी सारी इनकम को स्पेंड कर देते हैं। अगर हाउस होल्ड अपनी सारी इनकम स्पेंड ना करे तो ये ट्रिपल आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी, वो कुछ सेव कर ले, तो ऐसे नहीं चलेगा।
कोई सेविंग्स नहीं अलाउड यहाँ पर, ये अजम्पशन है। अब क्या कर सकते हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये हम एक्सटर्नल सेक्टर इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि इसमें सिर्फ हम डोमेस्टिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, ना कि फॉरेन सेक्टर की। देयर इज़ नो गवर्नमेंट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, और यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है, खाली 2 सेक्टर हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और जो भी जिस टॉपिक पर आपको डाउट है, जो भी वीडियो आपको चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल की, वेदर इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कुछ भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं अपना। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। I will be very grateful to you. Thank you.